नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान परंपरा में। आज हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका पेपर सेकंड है उसकी लास्ट यूनिट एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मेजर्स ऑफ कोरिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कोरिलेशन क्या है या सहसंबंध क्या है और सहसंबंध गुणांक क्या है। तो सहसंबंध दो या दो से अधिक चरों, जिसे अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं, कि मध्य संबंध को प्रकट करता है। और जब हम इसे गणितीय रूप में प्रस्तुत करते हैं, सांख्यिकीय रूप में प्रस्तुत करते हैं, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, तब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट के रूप में उसे प्रदर्शित करते हैं। और हम जब फॉर्मूला लगाते हैं और कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं तो हमें दोनों के मध्य सहसंबंध का पता चलता है। तो आपसे सवाल आएगा, पूछा जाएगा कि कोरिलेशन क्या है, तो आप इस पर टिक करेंगे कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य के संबंध को कोरिलेशन कोफिशिएंट बताता है या इसी को कोरिलेशन कहते हैं। बात यहाँ तक हो गई। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज़ कोई क्लास है, मान लीजिए क्लास 8 के आप टीचर हैं और उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं। 50 स्टूडेंट्स के आपके पास, आप क्लास टीचर हैं, तो पेपर हुआ और सारे सब्जेक्ट्स के नंबर आपके पास आ गए। अब आपने जब उन नंबर्स को देखा तो देखा कि जिन बच्चों के मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर थे उन्हीं बच्चों के साइंस में अच्छे नंबर आए। जिन बच्चों के मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर आए उन बच्चों के लैंग्वेज में कम अच्छे नंबर आए, और जिन बच्चों के मैथमेटिक्स में कम अच्छे नंबर आए उनके लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छे नंबर आए। एक चीज़ आपने और देखी कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए जरूर तो या ख़राब नंबर आए, इस चीज़, और साथ ही में आपने आर्ट के नंबर देखे, कला सब्जेक्ट होता है उसके नंबर देखे, तो आपने देखा कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उन सब बच्चों के आर्ट में भी अच्छे नंबर हों या सारे के सारे बच्चों के आर्ट में ख़राब हैं। कुछ बच्चों के अच्छे थे, कुछ बच्चों ख़राब थे। इसी तरह जिन बच्चों के मैथ्स में कम अच्छे नंबर थे उनके आपने आर्ट में नंबर देखे तो देखा कि इसमें भी वो बात नहीं है, किसी के अच्छे नंबर आ रहे थे, किसी के ख़राब नंबर आ रहे थे। आपने निष्कर्ष क्या निकाल लिया कि जिनके मैथ्स में अच्छे नंबर जब आ रहे हैं तो साइंस में भी अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन जब मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो लैंग्वेज में कम अच्छे नंबर आ रहे हैं। मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो इसका आर्ट के नंबरों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है कि मैथ्स में अच्छे हैं ख़राब हैं। तो क्या सेंस निकल कर आया कि एक रिलेशन कोई ना कोई इन मार्क्स के बीच में है। तो जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो इस चीज़ को प्रदर्शित करता है कि आखिर इनके मध्य संबंध क्या है, और अगर कोई है तो कैसा है। तो सहसंबंध अब आपकी समझ में आ गया। सहसंबंध जो होता है 3 तरह का होता है: पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन, ज़ीरो कोरिलेशन। हिंदी में बोलते हैं धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। तो जब धनात्मक सहसंबंध कब होगा? जब एक वेरिएबल का मान बढ़ता है तो दूसरे वेरिएबल का भी मान बढ़ता है, एक वेरिएबल का मान घटता है तो दूसरे वेरिएबल का भी मान घटता है। जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया उसमें हमने आपको बताया कि जब बच्चों के मैथ्स में नंबर बढ़ रहे हैं तो साइंस में भी नंबर बढ़ रहे हैं, और जब मैथ्स में नंबर कम हो रहे हैं तो साइंस में भी नंबर कम हो रहे हैं, यानी मैथ्स और साइंस के बीच पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन इसी क्लास का एग्जाम का जब हम और आगे डाटा देख रहे हैं तो जिन बच्चों के मैथ्स में नंबर आ रहे हैं अच्छे, उनके लैंग्वेज में नंबर ख़राब आ रहे हैं, और जिन बच्चों के मैथ्स में कम अच्छे नंबर आ रहे हैं उनके लैंग्वेज में अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो कक्षा 8 के 50 बच्चों के जो मैथ्स और लैंग्वेज के प्राप्तांक हैं इनके बीच निगेटिव कोरिलेशन। अब इसी के साथ आपने क्या देखा कि जिन बच्चों के मैथ्स में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो कला में विषय में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी के अच्छे हैं किसी के ख़राब। जिन बच्चों के मैथ्स में ख़राब नंबर हैं तो भी कला विषय में ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, किसी के अच्छे हैं किसी के ख़राब। यानी कि मैं इस कक्षा के लिए, कक्षा 8 के जो 50 स्टूडेंट हैं, इनके मैथ्स और आर्ट्स के जो प्राप्तांक हैं उनके बीच शून्य सहसंबंध है, यानी ज़ीरो कोरिलेशन। समझ में आ गया? आपको मोटी मोटी बात ये याद रखनी है कि कोरिलेशन क्या है या कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या है। कोरिलेशन या कोरिलेशन से तात्पर्य है
कि दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध क्या है। जब हम इसे गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं, गणना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। ये 3 प्रकार का होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, निगेटिव कोरिलेशन और ज़ीरो कोरिलेशन, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध और शून्य सहसंबंध। इतना आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद कर लेना। अब 2 प्रकार के कोरिलेशन कोफिशिएंट आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहला है प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो इसे कार्ल पियर्सन ने दिया था, आप ये नाम याद रखिए, इसीलिए इसे पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। और कोरिलेशन के गणना करने की ये जो विधि है इसे पियर्सोनियन विधि कहते हैं, पियर्सोनियन मेथड कहते हैं। और जो प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट है इसे हिंदी में कहते हैं गुणनफल आघूर्ण सहसंबंध गुणांक। आप ये जो इसका फॉर्मूला है वो याद कर लीजिए, किताब खोलिएगा उसमें लिखा होगा, याद कर लीजिए। दूसरा है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन थे, ये नाम आप याद कर लीजिए, इसीलिए इसे स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी कहते हैं। अब ये 2 हैं तो दोनों में अंतर क्या है, ज़्यादा समझने का टाइम नहीं है, मोटी मोटी बात आप फॉर्मूले दोनों के याद करेंगे। मोटी मोटी बात याद कर लीजिए कि जब प्राप्तांकों को इंटरवल लेवल पर या रेशियो लेवल पर मापा जाता है तब प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। हिंदी में बता देते हैं, जब प्राप्तांकों को अंतरित स्तर और आनुपातिक स्तर पर मापा जाता है तब कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। अब ये क्या है ये बता दीजिए। तो भाई अब इसको समझने में समय लगेगा, इसका समय नहीं, आप केवल ये 2 शब्द याद कर लीजिए, सवाल बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना कब की जाती है, जब प्राप्तांकों को ऑर्डिनल लेवल पर मापा जाता है, हिंदी में कहते हैं क्रमित स्तर पर मापा जाता है। ये वाक्य आप याद कर लीजिए और दोनों के फॉर्मूले याद कर लीजिए। यहाँ तक हो गई बात। अब कुछ पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट, वो बता देते हैं। वो पहला पॉइंट है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो प्रसार होता है, ये रेंज होती है, वो -1 से +1 होती है। ऑप्शन में दे देगा -1 से 0, 0 से 1, 0 से 0.5, -1 से +1, तो आप -1 से +1 में टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके अलावा ये एक प्योर नंबर है, शुद्ध अंक है कोरिलेशन कोफिशिएंट, इस पर इकाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे अगर हम लंबाई और भार में कोरिलेशन निकाल रहे हैं तो लंबाई को चाहे हम मीटर में मापें या सेंटीमीटर में, भार को चाहे हम ग्राम में मापें या किलोग्राम में, कोई इसका अंतर नहीं आएगा। अगर दोनों में कोरिलेशन जैसा है वैसा ही आएगा। तीसरा पॉइंट आप एक इम्पॉर्टेंट याद कर लीजिए कि किसी स्थिरांक को अगर हम, या मतलब इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट नंबर, अगर प्राप्तांकों से जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें तो कोरिलेशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट वैसा ही रहता है। जैसे हमने आपको बताया कक्षा 8 के 50 स्टूडेंट हैं, उनके विभिन्न विषयों के आपके पास नंबरों की लिस्ट है। अब आपने उनमें से 5 को जोड़ दिया, सारे नंबरों से 5 को घटा दिया, 5 से गुणा कर दिया, 5 से भाग दे दिया, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पे कोई असर आएगा तो नहीं। आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई असर नहीं आएगा, मान समान रहेगा। तो क्या क्या याद करना है, पहले तो कोरिलेशन क्या है, तो कोरिलेशन 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य के संबंध को बताता है। और जब हम इसे गणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं तो यही चीज़ जब हम उसकी गणना कर लेते हैं तो कोरिलेशन कोफिशिएंट हो जाती है। 3 प्रकार के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, यहाँ पर सवाल आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर मान लीजिए कक्षा 10 के 100 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक बढ़ते हैं और हिंदी के प्राप्तांक घटते हैं तो दोनों प्राप्तांकों के मध्य क्या संबंध है। तो अब आप नीचे ऑप्शन दिया है 0, वो धनात्मक और ऋणात्मक, तो आपको जो समझ में आता है वो आप निशान लगाएंगे। आप इसमें ऋणात्मक पर निशान लगा देंगे। इसके अलावा आपको याद करना है कि आपके कोर्स में 2 प्रकार के कोरिलेशन कोफिशिएंट हैं, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के प्रतिपादक जो हैं वो कार्ल पियर्सन हैं और इस विधि से कोरिलेशन की गणना करने को पियर्सोनियन मेथड कहते हैं। और जो रैंक ऑर्डर कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसके प्रतिपादक चार्ल्स स्पीयरमैन है, इसलिए वो स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट कहलाता है। जब प्राप्तांकों को अंतरित स्तर या आनुपातिक स्तर पर मापा जाता है
जिसे अंग्रेजी में इंटरवल लेवल और रेशियो लेवल कहते हैं, तब हम प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। और जब प्राप्तांकों को ऑर्डिनल या क्रमित स्तर पर मापा जाता है तब हम स्पीयरमैन कोरिलेशन कोफिशिएंट की गणना करते हैं। और दोनों के फॉर्मूले आप किताब से याद करेंगे। और इसके साथ ही आपको याद करना है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट का मान -1 से +1 के बीच होता है। इकाइयों का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये एक प्योर नंबर होता है। प्राप्तांकों की इकाइयाँ क्या हैं, उनकी इकाइयाँ परिवर्तित भी कर दी जाएं तो भी कोरिलेशन समान ही आएगा। हमने आपको बता दिया कि लंबाई है और लंबाई के मान लीजिए कुछ है आपके पास प्राप्तांक हैं, कुछ भार के हैं, तो अगर लंबाई को चाहे किलोमीटर में मापें चाहे मीटर में, रिजल्ट एक ही आएगा। और इसके साथ ही साथ हमें ये याद करना है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर सारे के सारे प्राप्तांकों से जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो कोरिलेशन कोफिशिएंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर आपको इतनी बातें याद करनी है। अगर आपने ये याद कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि हर स्थिति में आपको प्रश्न मिल ही जाएगा। और आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।